वेरी गुड मॉर्निंग और साथ साथ आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अगर नहीं है तो हो जाइए। बाज़ औक़ात आपकी एक अच्छी सोच जो है ना, वो भी आपके पूरे दिन को, आपके पूरे माहौल को, पूरे लम्हात को तब्दील कर सकती है। सो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव डे। मौसम कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, आई मीन आप तो ब्रेकिंग नहीं रही, अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन कल शाम इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे वहाँ का मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया। आई मीन जो ठंड है वो जेन्युइन वाली ठंड आ गई। लाहौर में जरा आर्टिफिशियल वाली चल रही है, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो मौसमी बीमारियां हैं आई बिलीव वो भी कम हुई हैं। आंखें क्यों दिखा रही हैं? आंखें इसलिए दिखा रही हूँ कि लाहौर पे आते हुए आपने कहा आर्टिफिशियल सर्दी आएगी, असली सर्दी आएगी लाहौर में। थोड़ा सब्र करें, सब्र हौसला, ये देर से अच्छा, अभी घबराना नहीं है, अभी घबराना नहीं है। आज चूंकि फॉग का एलिमेंट कम है, लेकिन स्टिल आहिस्ता आहिस्ता फॉग हम देख रहे थे कि कंपैरेटिवली पिछले 2-3 दिन में जितनी ज्यादा फॉग थी उससे आज कदरे बेहतर है। अल्लाह करे बारिश हो जाए तो फॉग और स्मॉग दोनों से हमारी जान छूटे जनाब। और उसके साथ साथ हमारी जो कहले कुछ अच्छी खबर भी थी और एक साथ सैड न्यूज भी थी। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान ने दूसरी बार T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। ये सबसे अच्छी बात है। और बुरी बात यह कि कल जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो वनडे सीरीज है, क्योंकि कोविड के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऑफिशियल्स में भी और टीम मेंबर्स में भी, तो ये जो सीरीज है वो मंसूख। अच्छा, चूंकि 2021 खत्म हो रहा है तो क्रिकेट के हवाले से बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहा है। और मैं कहूँ कि अगर ये क्रिकेट के हवाले से 2 लोगों के नाम रहा है ये साल तो गलत नहीं होगा। एक तो ऑब्वियसली हमारे कैप्टन बाबर आजम है, जो कल बैक टू फॉर्म वापस आए बहुत दिनों के बाद। उन्होंने कल एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन मोहम्मद रिजवान एक ऐसा इजाफा पाकिस्तानी टीम के अंदर, इतने कंसिस्टेंट, इतने हार्ड वर्किंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर। कल वैसे उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला, और किसी भी कैलेंडर ईयर के अंदर 2000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए, सबसे ज्यादा पहले प्लेयर इनफैक्ट बन गए, और सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके पास ही आ गया। तो जबरदस्त साल रहा माशाल्लाह रिजवान के लिए। और दूसरी जानिब एज यू सेड, पाकिस्तान की थोड़ी सी बदकिस्मती मुझे लगता है चल रही है। पहले हमारा PSL कैंसिल हुआ, फिर न्यूजीलैंड का दौरा, इंग्लैंड का दौरा, और फिर अब ये भी आधा विजिट कंप्लीट हुआ और आधा पोस्टपोन करना पड़ा। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये कोविड की सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन स्टिल बहुत सारे अच्छे वाकयात भी हुए क्रिकेट को लेके इस साल के अंदर, तो उसको तो हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और इस दुआ के साथ कि आइंदा आने वाले इस जो साल है हमारे लिए बेहतर, और कोविड से हमारी काफी हद तक जान छूट जाए। और आपको पता है ना हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, हमने पेट्रोल सस्ता कराया। आपने कोई दुआ करनी है तो हमारे एक्सप्रेसो पेज पे बताइएगा, हम कर सकते हैं। ज्यादा हो गया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के संगीन इल्जामात, हुकूमत का जस्टिस वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर करने का फैसला। पंजाब के हल्का PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम को वाज़ेह बरतरी हासिल, लीगी कारकुनों का जश्न। गवादर के मुजाहिरीन मान गए, हुकूमत की यकीन दहानियों के बाद माहीगीरों का 1 माह से जारी एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। खवातीन को पैमाई की तरबियत कैसे हासिल कर सकती हैं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और ड्रामा अलिफ नून में अलन के किरदार से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले कमाल अहमद रिजवी को मद्दाओं से बिछड़े 6 बरस बीत गए। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, चूंकि आपको पता है कि आज सेगमेंट्स भी बहुत सारे हैं और क्रिकेट पर और सियासत पर तो बात होगी। आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर में जी सबसे पहले इंटरेस्टिंग मौजू है, थोड़ा सा मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। हुकूमत की ओबियसली हमने बात करनी है, PTI के बागी रहनुमा और शख्सियात, इन पे हमने बात करनी है। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही चैलेंज बनने लगे हैं। 2018 से लेकर अब तक ओपोजिशन जमातें तो हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई महाज खड़ा करती ही रहती हैं, लेकिन PTI के बागी अरकान ने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रखी है और वज़ीर आज़म से मुताल्लिक कोई ना कोई मुतनाज़ बयान देकर गवर्नमेंट को, जो इसे कहना चाहिए कि डिफेंडिंग पोजीशन पर लेके जाते रहते हैं। मुनारिफ जो बानी रुकन है अकबर S बाबर, उनको कौन नहीं जानता। PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है आज भी उन्होंने किया हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। साबिक खातून रहनुमा आयशा गुल लई आपको याद होंगी, वज़ीर आज़म पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम, ज़ाती नौयत के इल्ज़ाम लगाए थे। दूसरी जानिब तब्दीली की ख्वाहिशमंद फौजिया कसूरी, जिन्हें मदर ऑफ PTI भी कहा जाता था, नज़रअंदाज किए जाने पर पार्टी को खैराबाद कह गई। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी 2014 में धरने से मुतल्लिक बयानबाजी करके PTI के लिए परेशानी का बाइस बने। एंड द ब्रांड ऑफ PTI वन एंड ओनली जहांगीर खान तरीन, उन्होंने अगर हम बात करें कप्तान की जो हुकूमत थी उसकी तश्कील में अहम किरदार अदा किया और खुद पार्लियामेंट भी एक कहना
कहना चाहिए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ताउन के लिए कोशिशें करते रहे और फिर उन्हीं के खिलाफ हम ख्याल ग्रुप भी उन्होंने ही बनाया। दूसरी जानिब खवातीन की राय को अहमियत ना देने पर 2017 में जो PTI की खातून रहनुमा है नाज बलोच, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, तब्दीली को आड़े हाथों लिया। आजकल PTI के साबिक रुकन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मौजूद ज़ेर बहस आया है, वो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन है, जिनका वज़ीर आज़म के खिलाफ इस वक्त मीडिया की जीनत बना हुआ है जो बयान उन्होंने दिया है। वो PTI के 2 बार सदारती उम्मीदवार भी बने। उन्होंने 2017 में इंटर पार्टी इलेक्शन में मुबैना धांधली और इमरान खान से इख्तलाफात के बाइस पार्टी छोड़ दी थी। चंद दिन पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। ताहम जहांगीर तरीन ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए पैसे जरूर दिए हैं। जहांगीर तरीन की तरदीद के बाद वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हित्ते के इज्जत का केस दायर करने का जो कि ऐलान कर दिया है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का बयान भी आपकी नज़रों से जरूर गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि एक तकरीब के दौरान कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तब्दीली ले आए हैं, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, मगर ये सब गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में इस वक्त मुल्क का दिवालिया हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने मुल्क दिवालिया होने से मुतल्लिक बयान की भी तरदीद कर दी। ये PTI की बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि जब PTI रहनुमा पार्टी में होते हैं तो वज़ीर आज़म और पार्टी की तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन किसी भी वजह से उनको पार्टी छोड़ना पड़ती है तो वो प्राइम मिनिस्टर हो, पार्टी हो, उसकी पॉलिसीज़ हो, उस पर संगीन इल्ज़ाम की बौछार कर देते हैं। गवर्नमेंट के इस वक्त मुशीर खजाना है शौकत तरीन साहब, ओहदा मिलने से पहले गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद करते थे, लेकिन मुशीर खजाना का ओहदा मिलने के बाद गवर्नमेंट और मुआशी पॉलिसियों की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। लेकिन मौजूदा मुआशी सूरत और महंगाई आप सबके सामने। मैं तो कभी सोचता हूँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लगता है ऐसा नहीं, अगर फवाद चौधरी PTI छोड़ गए तो वो क्या बोलेंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ, क्योंकि पहले बड़े सख्त बयान देते थे जब PTI में नहीं होते थे। खैर जो पंजाब कल का PP 206 है, इसमें ज़िमनी इंतखाब हुआ है, नून लीग और PTI में मुकाबला था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवार ही बदल गए। जनरल इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार राना सलीम, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं, जबकि उस वक्त नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मरहूम निशात डाहा, उनकी अहलिया नौरीन निशात जो हैं वो PTI से इलेक्शन लड़ी और गैर हतमी गैर सरकारी जो 183 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत चुकी है। तमाम नताइज फिल वक्त गैर हतमी गैर सरकारी उनके हक में। हमें बैरिस्टर अली जफर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कानून के हवाले से भी किसी किस्म का तारुफ नहीं चाहिए, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, सीनियर कानूनदान हैं, एंड आई थिंक ही इज इन कैनेडा राइट नाउ, और इसके साथ साथ PTI की तरफ से सेनेटर भी हैं। उनसे ज़रा हम पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन कानूनी नुक्ता नज़र से भी जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है इस पर ज़रा राय लेते हैं। बेस्ट साहब थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने अर्ली मॉर्निंग हमें वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरा ये कि मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है और बाकी दीगर शख्सियात की जानिब जाने से पहले जस्टिस वजीउद्दीन के बारे में जब शहबाज गिल ने यह कहा था कि हम सोच रहे हैं कि उन्हें कानूनी नोटिस दें, फिर उनकी एक स्टेटमेंट आई कि मुझे नोटिस दे के दिखाएं अगर आप में हिम्मत है, और फिर कल आपकी पार्टी की तरफ से एक स्टैंड आया है कि शायद आप लीगल नोटिस उनको सर्व करने जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या इस स्टेटमेंट के ऊपर लीगल नोटिस देना ठीक है, खासतौर पर ऐसे रहनुमाओं को जिसे आप इससे पहले या आपकी पार्टी सदारत का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है? जी देखिए, सबसे पहले तो इस पे 3 एस्पेक्ट्स का जिक्र मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि पार्टी में लोग आते हैं और जाते हैं, ये एक जमहूरियत का एक सिलसिला है। आप बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस देखें, वो 1 या 2 या 3 पार्टीज में जरूर कभी ना कभी उन्होंने शमूलियत की है और फिर उनको छोड़ा है। तो ये तो इसमें कोई इशू नहीं। आपने जिक्र किया में जितने लोगों ने छोड़ा PTI को, इसी तरह हर पार्टी का आप ले लेंगे तो आपको यही नजर आएगा। उसमें कोई मेरा ख्याल है शक नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है वो ज्यादा अहम है कि आप जब छोड़ जाते हैं और फिर आप काफी अरसे बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर मुझे फिर रंजिश भी होती है और शक भी होता है उस स्टेटमेंट पे, क्योंकि स्टेटमेंट अगर ऐसी बात हो, ऐसी कोई हकीकत हो, तो आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप पार्टी में रहते हुए जिस वक्त कोई बात होता था या आप पार्टी में थे उस वक्त वो स्टेटमेंट आप देते। उस स्टेटमेंट की तो मैं बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट भी कर सकता है इंसान और उसको सच समझ सकता है। लेकिन इतने अरसे देना पार्टी जी बैर साहब, बात से मुझे कोई यकीन नहीं आता। जिस तरह के
आपने वो जज साहब जो है हमारे जी गिलगित के जी राणा शमीम उनकी जो राणा शमीम साहब की स्टेटमेंट भी 3 साल बाद आई थी, उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा था कि इतनी देर बाद क्यों आई। तो ये तो आ गई उस स्टेटमेंट। अब तीसरी चीज ये है, तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो इल्जाम लगाया जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने, उसको तरदीद कर दी जहांगीर तरीन साहब ने। अब जब जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद कर दी और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब का जो बयान है उसकी क्रेडिबिलिटी और अच्छा मेरे साहब कतई कलामी की बात, इसमें सूरत हाल दिलचस्प ये है कि ये मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाते हैं, एक तरह के इल्जाम नहीं है। पार्टी के अंदर फौजिया कसूरी वो पार्टी के अंदर पॉलिटिकल मामलात पे इल्जाम लगाती हैं, वजीउद्दीन इमरान की दयानतदारी पे इल्जाम लगाते हैं, खुद जहांगीर तरीन पार्टी के अंदर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पे इल्जाम लगाते हैं, आयशा गुल लई जाती इल्जाम लगाती हैं। ये इल्जामात मुख्तलिफ नौयत के हैं और मुख्तलिफ अहम रहनुमा, नाज बलोच का भी यहाँ पे जिक्र करते चलें जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो इसकी बुनियादी वजह फिर क्या है? इन इल्जामात की नौयत बदलती रहती है। इसका मतलब है या तो लीडरशिप के साथ ही कुछ सीरियस किस्म के मसाइल है पार्टी के अंदर हल नहीं हो रहे, या फिर जब लीडरशिप मुख्तलिफ लोगों को पार्टी के अंदर लेकर आती है तो पार्टी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, देखा ही नहीं जाता कि क्या ये शख्स इतना क्रेडिबल है कि इसे इतने अहम ओहदे पे बिठाया जाए कि कल अगर ये पार्टी छोटा भी है तो कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। ऐसा लगता है। ऐसा तो आप जो आपका सेकंड एस्पेक्ट है कि आप पहले से ही जज कर लें कि कौन सही इंसान है कौन नहीं है, कौन जाने के बाद गलत बयान करेगा, ये तो कोई गेस नहीं कर सकता। आप पार्टी में जब कोई शामिल होना चाहता है आप उसको वेलकम करते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि वो आइडियोलॉजिकल वजह से पार्टी में शमूलियत उन्होंने की है, तो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, और आप उसी यकीन के साथ उनको आगे पार्टी में लेके चलते हैं। वो अलग बात है कि बाद में अगर कोई किसी वजह से वो पार्टी छोड़ जाए, उनको जो भी रंजिश हो दुरुस्त या गलत, वो फिर बाद में स्टेटमेंट जो देते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बाद वाली स्टेटमेंट जो है उस पे फिर गौर फिक्र जरूर करना चाहिए। बैरिस्टर साहब यहाँ पर इस पॉइंट को भी अगर हम मद्देनजर रखें कि जब भी कोई पीटीआई से छोड़कर जाता है पार्टी को, ऑब्वियसली पार्टी की पॉलिसीज पे एतराज हो सकता है। अभी जितने भी लोगों पे हमने जिनको कोट किया यहाँ पर, ऑब्वियसली उनको पार्टी को मुख्तलिफ तरह के इल्जामात उन्होंने लगाए, लेकिन ज्यादातर जो हम देखते हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब वो पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनकी जो तनकीद की जद में आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद आते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो बड़ी ऑब्वियस सी है कि जो पीटीआई का जो ब्रांड नेम है, जो पीटीआई की का एक तरह से आइडेंटिटी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। बाकी लोग तो पार्टी में शामिल जरूर हैं लेकिन उनकी अहमियत नहीं है। पार्टी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से बनी, उनकी स्ट्रगल से बनी और की वजह से लोगों ने इलेक्ट किया। तो ये ऑब्वियसली फिर वो जो मेन उसमें एक्टर होगा किसी भी पार्टी में, वो फिर उनको ही निशाना बनाया जाएगा ताकि ठीक है। अच्छा जी जी भाई साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा अगर अपनी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि मुख्तलिफ औकात के अंदर ये जो इल्ज़ामात है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, इनकी नौयत बदलती रहती है और ये इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। यानी कि एक जानिब अकबर एस बाबर साहब उठते हैं तो वो फंडिंग को चैलेंज कर देते हैं। इमरान खान ने कहा, इमरान खान का नज़रिया इंसाफ और क्लैरिटी रहा है लेकिन उसको चैलेंज कर दिया जाता है। इमरान खान साहब ये कहते रहे कि कोई भी करप्ट आदमी हमारा हिस्सा नहीं बनेगा, सारे साफ सुथरे आदमी आएंगे और मुख्तलिफ सियासतदान ऐसे पार्टी का हिस्सा बने जिनके ऊपर बड़े संगीन उनकी अपनी हुकूमत के बीच में भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो कहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे पीटीआई के अंदर, इसकी वजह से ये मसला है। सही, ठीक हो गया। उनको दोबारा रब्ता करने, हाँ जी, लाइन ड्रॉप को ये दोबारा रब्ता करने की अच्छा, ये मेरा ख्याल है, ये ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं बुनियादी जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर शायद बड़े सीरियस, और ये लोग कहते भी नजर आते हैं। वो तमाम लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इमरान खान साहब करप्ट कहते हैं, नई हुकूमत को करप्ट कहते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इवन उनके वज़ीर ख़ारिजा माज़रत के साथ उनके जो मुशीर ख़जाना हैं उनका ताल्लुक पहले भी अब भी हम कहें मुख्तलिफ जमातों से रहा है, पीपल्स पार्टी से रहा है। उनकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब रही हैं जो कि पीपल्स पार्टी की
मिनिस्टर थी, इसी तरह फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। तो वही लोग जो पहले उन जमातों का हिस्सा थे वही पीटीआई का अब हिस्सा है। तो जैसा आप बैरिस्टर साहब वेलकम बैक। एक तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, कहीं बेसिक जो मैनिफेस्टो है पार्टी का वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, जिसपे उसकी फंडिंग हो, उसकी सियासी वाबस्तगियां हो, लोगों की शमूलियत हो, इन सभी को चैलेंज किया जाता है। पार्टी इलेक्शंस की भी बात इमरान खान साहब करते थे, पार्टी में जमहूरियत की वो भी अब कहीं नजर नहीं आती हमें। जहां तक आपने ये बात की मैनिफेस्टो की, वो जो है, और जब भी कोई पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस मैनिफेस्टो पे यकीन ला के ही ज्वाइन करता है, यही एक आइडिया होता है। वो बीच में दिल में वो ना माने उसका आइडियोलॉजी क्या उस मैनिफेस्टो को, लेकिन ऑन पेपर तो वो ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को, तो वो ज्वाइन करते हैं और मैनिफेस्टो को भी हो सकता है बाद में, लेकिन फिलहाल जो मैनिफेस्टो है उसको मैंने एग्जामिन किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त मेरा ख्याल है। तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो तो वही है। अच्छा भाई साहब, इन स्पेसिफिक अगर मौजूदा सूरत हाल पे आ जाएं, तो इन स्पेसिफिक अगर आपकी पार्टी हतक इज्जत का नोटिस करती है जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब को, तो ये कितना सॉलिड होगा, कितना स्ट्रांग होगा? क्योंकि कल उन्होंने ये भी कहा कि जितने मामलात भी होते थे वजीर आजम के घर का खर्चा शौक जो जहांगीर तरीन साहब चलाते थे, ये मामलात कैश की सूरत में होते थे, इसका हिसाब किताब तो था कोई नहीं। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी उनके पास अगर उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, उनकी स्टेटमेंट से ऐसा बज़ाहिर लगता है। तो आप जरा बतौर माहिर कानून हमारी रहनुमाई कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी हमें, कंफ्यूजन है, कल से ये कंफ्यूजन चल रही है, जो मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि हुकूमत गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान एक कोई केस करने जा रही है। मेरी नजर में हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो कोई डेफिमेशन का केस फाइल करे। ठीक है, जो डेफिमेशन बैरिस्टर साहब, आपको ऑडियो आपकी नहीं आ रही, आप सुन पा रहे हैं हमें? अगेन ड्रॉप चलेगा। अगर मुकम्मल हो पाए फिर साहब का जवाब तो बेहतर हो जाएगा। बात करें जी जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब के हवाले से। कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान को दयानतदार कहना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कतई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। इनका तो खर्चा सारा जो कि ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए बनता है वो जहांगीर तरीन साहब अदा करते रहे हैं, उनकी जेब से जाता रहा, जिस पर फिर जहांगीर तरीन ने इसको कंडेम किया था। आई मीन इसका रिबटल दिया था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, मैंने पार्टी को पैसा दिया, खान साहब को ज़ाती तौर पर कोई पैसा नहीं दिया। और फिर ओबियसली तहरीक इंसाफ ने एक नोटिस सर्व करने का उनको इरादा किया, जिसपे वजीउद्दीन साहब ने कहा कि आपके में हिम्मत है तो मुझे सर्व करके दिखाएं नोटिस। कल फिर तहरीक इंसाफ का एक स्टैंड सामने आया कि जी वो एक लीगल नोटिस सर्व करने जा रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब को। तो ये लेकिन बैरिस्टर अली जफर की जो बात हमें समझ में आई, उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कोई केस, उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह का कोई केस करे। लेकिन बैरिस्टर साहब वापस आ गए। बैरिस्टर साहब माजरत राब्ता, चूंकि आप काफी दूर से हमारे साथ लाइन पे कनाडा से, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा प्लीज, आखिरी सवाल के जवाब। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें सबसे पहले तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर करना चाह रहा था जी, कि जब किसी के खिलाफ कोई किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाए, रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए और आपको डेफेमेशन का केस फाइल करना हो, तो ये हुकूमत फाइल करेगी, हुकूमत फाइल नहीं कर सकती है। हुकूमत पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। डेफेमेशन हमेशा एक पर्सनल एक्शन होता है, किसी पर्सन के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाए जो उसके वकार, उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत और पार्टी भी नहीं कर सकती बैरिस्टर साहब, या पार्टी कर सकती है बतौर तहरीक इंसाफ, बतौर पार्टी कर सकती? नहीं कर सकती। अच्छा, वो पार्टी भी नहीं कर सकती, वो इंडिविजुअल केस होता है। अगर पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाया जाए, अगर पार्टी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाया जाए कि पार्टी में गलत फंडिंग हो रही है या पार्टी ने कोई ऐसी गलत बात की है, तो फिर पार्टी एक्शन ले सकती है। लेकिन ठीक है बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें वक्त दिया और इस आप मौजू पे बात की। और वैसे भी अगर कोई ज़ाती तौर पे, इखलाकी तौर पे इस पे सवाल उठाए तो शायद उठ सकता है कि किसी के घर के खर्चे फलां शख्स क्यों बर्दाश्त कर रहा है। कानूनी लिहाज से तो अगर कोई दोस्त भी अपने किसी दोस्त को कानूनी तौर पे फाइनेंशियली कोई एड उसको कर रहा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है। तो लगता है कि कानूनी तौर पर जो स्टैंड है जस्टिस साहब का वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। चलिए जनाब, इस पर मजीद भी बात होती रहेगी। वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।
बैक टू एक्सप्रेसो, बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर तो ये है कि वही हमने आपको शुरू में बता दी थी कि पाकिस्तान ने दूसरी T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार क्लीन स्वीप कर लिया है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को बेहतरीन इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। इससे पहले कौमी टीम बांग्लादेश को उसकी अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश कर चुकी है। मुख्तसर फॉर्मेट में बात की जाए तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुनिया में टॉप पर है, सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेले और सबसे ज्यादा जीते भी हैं। हमारे बैटर अगर मोहम्मद रिजवान और कैप्टन बाबर आजम की बात की जाए तो T20 फॉर्मेट में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा स्कोर करके वो टॉप पोजीशन पे है, जबकि बॉलिंग में शाहीन शाह, अफरीदी और साथ साथ हसन अली की विकेटों के लिहाज से सबसे आगे है। बिल्कुल, ये जो बीच में आपने पाकिस्तान टीम की बात की ना, बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सबसे ज्यादा T20 जीते हुए हैं, मतलब वी आर नंबर 1 रैंकिंग में जहां पे भी हैं। लेकिन दूसरी जानब वनडे सीरीज पाकिस्तान के लिए कल मिर्जा इकबाल बेग साहब ने प्रेडिक्ट भी किया था और खदशे का इनफैक्ट इजहार किया था कि ये हो सकता है, और वो हो गया। हम नहीं चाहते थे ये, हमने कल भी कहा था कि अल्लाह करे ये कैंसिल ना हो, लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो वनडे सीरीज होनी थी, जिसका पहला मैच 18 तारीख को होना था, वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ जो स्क्वाड के 5 मजीद अरकान हैं उनके कोविड टेस्ट मुस्बत आए, जिसके बाद जो मजमूई तौर पर मुतासरीन थे उनकी तादाद 9 हो गई थी। तो इन केसेस के सबब दोनों बोर्ड्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो वनडे सीरीज़ है उसको मनसूख कर दिया। अब ये सीरीज़ जून 2022 में खेली जाएगी। ये पाकिस्तान की चौथी वनडे सीरीज़ है जो मनसूख हुई है। इससे पहले आपको याद ही होगा एक नीदरलैंड से थी, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी जो सीरीज़ थी वो मनसूख हो चुकी है और इंग्लैंड भी पाकिस्तान नहीं आया था। तो मजमूई तौर पर इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो इसमें सिर्फ 9 वनडे मैचेस खेले गए, जिसमें से 4 जीते, 5 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान जो ICC मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग है इसकी दर्जाबंदी में 7वें नंबर पर है और 2023 में भारत में जो होने वाला आलमी कप है इसमें मेज़बान भारत समेत 8 टीमें बराह रास्त खेलेंगी और इसके अंदर भी फिर डिटर्मिन होगा कि कौन सी टीम इस फॉर्मेट की फाते है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर इमरान, आपको भी और अरमला को भी। और लगता है कि मौसम का असर गले पर, आप लोगों का तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मेरे गले आप माने ना फिर हमारे गले को, हम लाहौर में रहते हुए भी हमारे गले चल रहे हैं। आप तो 2 दिन में बीमार हो गए। नहीं मिर्जा साहब, गेट वेल सून। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो कल हमने देखा कि दूसरी T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया। नो डाउट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, ये सब बड़े अच्छे जो के लिए प्रोमिनेंट होकर सामने आए हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए अरमला, कल 2 घंटे पहले तक एक तजब्जुब की सी कैफियत थी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के आखिरी T20 के हवाले से, क्योंकि वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स जो थे वो रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाह रहे थे कि मैच हो। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज की टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बात हुई और फिर उसके बाद वो खिलाड़ी बस में बैठे और वो गए और ये तय हुआ था कि इस T20 के बाद रात को ही वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम वतन वापस रवाना हो जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों को ये खदशा था कि अगर 1-2 और केसेस आ गए तो फिर क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो वो कह रहे थे कि क्रिसमस नजदीक है, हमारा क्रिसमस खराब हो जाएगा। ये वेस्ट इंडीज की टीम जो थी वो रवाना हो गई रात को ही पाकिस्तान से आखिरी T20 खेलकर, लेकिन एकतरफा सीरीज साबित हुई। कल पाकिस्तान ने जिस तरह से आउट क्लास किया कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया T20। इससे पहले 205 रन था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सेंचुरियन में इसी साल बनाया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो पार्टनरशिप हुई, ओपनिंग पार्टनरशिप, 158 वो 158 की छठी ओपनिंग पार्टनरशिप है। ये 100 से ज्यादा रन की जो T20 में रोहित शर्मा और KL राहुल की 5 पार्टनरशिप हुई थी और 6 में से 4 पार्टनरशिप रिजवान और बाबर की ऐसी है जो 150 अबव की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी डोमिनेंस का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। रिजवान जो पेशावर में रहते हैं, एक शमा क्रिकेट क्लब था पेशावर का, अच्छा, वहाँ से वो खेला करते थे। फिर उसके बाद वो इस्लामिया कॉलेज गए, उनके नाना ने उन्हें एक टीवी लाके दिया था, उन्होंने टीवी बेचकर क्रिकेट का सामान खरीदा कि वो चाह रहे थे क्रिकेट खेले।
और फिर उसके बाद वो कहाँ से कहाँ यही कहते हैं कि बतो इज्जो मंतशाओ तो जिल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इज्जत दे, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। वेरी कंसिस्टेंट। आपने वैसे शमा क्रिकेट क्लब का जिक्र किया तो मुझे आपके बकौल इमरान नजीर का अपोलो क्रिकेट क्लब याद आ गया है, जिस पे आप छेड़ा करते हैं इमरान नजीर को। खैर, अच्छा, तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान के लिए आप आगे क्या देख रहे हैं ईयर 2022? कल वैसे रमीज राजा साहब ने अप्रिशिएट किया अपनी ट्वीट के अंदर रिजवान को भी और बाबर आजम को भी, एंड बाबर लकीली इज बैक टू द फॉर्म, जिस पे कल हम खदशात का इजहार करे थे। तो आप आगे मुस्तकबिल में जो क्रिकेट आ रही है हमारी, उसके लिए इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? बिलखुसूस धानी ने कल 92 माइल्स तक एक बॉल करके सबको 92 से भी ऊपर हैरान कर दिया, तो वो अपना पहला मैच खेल रहे थे सीरीज में। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। इमरान धानी को आप देखिए, धानी को इन्होंने मौका नहीं दे रहे थे और बड़े लोग कह रहे थे इनको चांस दिया जाए, तो बांग्लादेश में इनको आखिरी T20 में चांस मिला, जिसमें पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट ली। और कल जिस तरह से जिस पिच पर टोटल 415 रन बने कल नेशनल स्टेडियम पिच पर और 6 विकेटें गिरी, और उस पिच पर धानी ने जिस तरह बॉलिंग की 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए, और इतनी तेज, जिस तरह आपने मेंशन किया इमरान, इतनी तेज बॉलिंग की, मैं समझता हूँ उसको अगर खिलाया जाए इस लड़के को तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है, हाइट का एडवांटेज है, दिमाग से गेंद करता है, यॉर्कर्स करता है। लेकिन इसमें कतई कलामी मकसद, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है ना। हमारे पास जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड टॉप बॉलर है, बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, यंग भी है अभी, उसके पास माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट है उसकी। हारिस रऊफ बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग है, बड़ा इंप्रेस कर रहा है अपनी बॉल से। फिर वसीम वजीर का हम खुद जिक्र करते हैं, वो बड़ा जबरदस्त है, वसीम जूनियर, एंड देन धानी भी। तो क्या हम फिर 4 स्ट्राइक बॉलर्स के साथ जाएं? अगर कौन सा प्लेयर है फिर उसको हम इग्नोर करें इस पॉइंट के ऊपर? हसन अली का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। हाँ, लेकिन उसमें रोटेट कर सकते हैं आप, इसको खिला सकते हैं, जिस तरीके से हारिस रऊफ तो खेल ही रहा है, या वसीम जूनियर के साथ साथ इसको भी खिला सकते हैं, या वसीम जूनियर और धानी में से किसी एक को खिलाते जाए, क्योंकि वसीम जूनियर बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है। मेरे ख्याल में हमारे पास 4-5 वो फिटनेस का पता नहीं होता इमरान, कौन कब अनफिट हो जाए, तो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी पर अगर खिलाते रहे, साथ रखें और खिलाए भी, ताकि जंग ना लगे, वरना जंग लग गया तो फिर खिलाड़ी बिल्कुल ही हो जाता है। जैसे मोहम्मद हसनैन की एग्जांपल है, इन और आउट होता रहता है, खिलाते नहीं खिलाते, तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। वो देखें आप किस तरह से कल भी उसको काफी उसकी पिटाई हुई, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटेट करके खिलाना चाहिए, बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने पिच के ऊपर तरजीह दिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हमें कुछ जीन थेरेपी के हवाले से। हम वैसे तो देखते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्त रखे, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी इंसान की जो खुशियाँ हैं उसकी चांदनी को मान कर देती है, और इंसान को बहुत ही बेबस और हेल्पलेस सा कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाली 2 साल बच्चे शावेज के साथ, जिसको 6 माह की उम्र में स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी की जो तशखीस हुई। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को पट्टों की कमज़ोरी होती है, पट्टों के तनाव का शिकार हो जाता है, जो आपकी नक्लो हरकत है वो बहुत महदूद हो जाती है, सांस के मसाइल और आसाबी सलाहियतों में ताख़ीर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस मर्ज़ के हवाले से अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें तो इसमें मरीज़ की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो खम का शिकार हो सकती है। ये मौरिसी बीमारी है, जिसका जो कह लें बहुत सारी बीमारियों का मजमुआ है, जिस बीमारी से जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इससे मुतसिल जो असबी खुलियात हैं वो तबाह हो जाते हैं। कज़न मैरिज इस बीमारी की सबसे आम वजह बताई जाती है, और आगा खान हॉस्पिटल में जीन थेरेपी के जरिए इसका जो इलाज है वो किया गया, उसका तजर्बा भी कामयाब रहा है। इंटरेस्टिंग बात जो इस सारे अमल में ये है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका इलाज बहुत ही महंगा था, इनफैक्ट अभी भी बहुत महंगा है। जो आलमी फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस है, इसने इस बीमारी के इलाज की दवा बनाई। बीमारी के इलाज में दवा की सिर्फ एक खुराक दरकार होती है, ताम इसकी कीमत ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 35 करोड़ $2.1 मिलियन है। 2.1 मिलियन डॉलर्स है, पाकिस्तानी को 35-40 करोड़ रुपए बनते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो नोवार्टिस ने 100 मरीजों को इस दवा की मुफ्त फरामी का जो प्रोग्राम है वो तरतीब दिया है, जिनमें शावेज हैं पाकिस्तान में जो दवा हासिल करने वाले पहले मरीज हैं। मजीद ये जीन थेरेपी करने वाले जो डॉक्टर सलमान किरमानी हैं, सच अ प्रेशियस पर्सन ही इज, जो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, उनसे ज़रा इस पर बात करते हैं, क्योंकि वो हमें इसी के लिए इसकी मजीद डिटेल्स बताएंगे, एंड देन इसके सोल्यूशन पे भी हम डॉक्टर किरमानी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, एक तो आपको इब्तदा में खिराज तहसीन है कि आप इतने मुश्किल मरज़ का इलाज कर रहे हैं और अल्लाह ने आपसे ये काम लेना शुरू किया है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को अपने अल्फाज में बीइंग डॉक्टर बयान करें। ये बीमारी है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं?
जी शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बदकिस्मती से एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जाता है। दुनिया भर में ये कहा जाता है कि 10,000 में से एक बच्चे को ये होगा। यहाँ हमारी पाकिस्तानी डेटा साइंटिफिकली कलेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कहता है कि ये काफ़ी आम पाया जाता है और ख़ास तौर पे जहाँ कज़न मैरिजेस होती हैं, कम्युनिटी मैरिजेस होती हैं, वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि समझें 2019 तक वाकई लाइलाज था और अभी भी बदकिस्मती से बहुत से बच्चों के लिए लाइलाज ही है। जिस तरह आपने समझाया अपने प्रोग्राम में कि जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। पहले चंद महीनों में ही इसका असर सामने आ जाता है और बदकिस्मती से बहुत से बच्चे 2 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और जो सारी इसकी मसले मसाइल होते हैं उसका वो शिकार हो जाते हैं। बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ होती है वालिदैन के लिए। और दूसरी बात ये कि इसका तकरीबन 25% चांस होता है एक फैमिली में दोबारा आने का। तो बहुत सी फैमिलीज़ हमने देखी हैं जहाँ एक से ज़ायद बच्चे को ये मर्ज़ हो। जो शावेज़ की फैमिली की अब बात कर रहे हैं, इनकी भी एक बड़ी बेटी है जिसको यही मर्ज़ है और बदकिस्मती से उनकी उम्र ऐसी है कि वो ये जीन थेरेपी के लिए क्वालिफाई नहीं करती। अच्छा। तो हमारा ज़ाहिर है दिल तो बहुत खुश हुआ कि ये दवा एक मरीज़ को मिली और बहुत अच्छी बात भी है ये, बहुत यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि औरों को भी मिले। लेकिन परेशानी ये भी है कि बहुत सारे और मरीज़ अभी इंतज़ार में हैं कि उनको ये दवा मिले और हमें कोशिश करनी है मिल के कि ये दवाएं पहुंचे। डॉक्टर सलमान, चूँकि जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि इसकी वजूहात में से कज़न मैरिज स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान बात करें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और मेन रीज़न भी है। क्या ये जो बीमारी है ये सिर्फ बच्चों में किसी स्पेसिफिक एज में हो सकती है? इसका टाइम स्पैन क्या है कि कितना अरसा बच्चा इसके जो कह ले एक प्रोन हो सकता है इस बीमारी के? और इसके साथ साथ ये जो आप जीन थेरेपी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, इसके हवाले से बताएगा कि इसमें जो कामयाबी के चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं? जी, तो ऐसा है कि ये मर्ज़ बनावट का एक हिस्सा ही है, समझे डे 1 से बच्चे के अंदर मौजूद होता है। इसके असरात पहले चंद महीनों में सामने आते हैं आम तौर पे। और जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 2 साल की उम्र तक इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि बच्चे आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इससे आगे लेके चलते हैं। जीन थेरेपी का मकसद ये है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि बनावट का हिस्सा था उसको किसी तरीके से करेक्ट किया जाए। क्योंकि ये इतनी अनोखी और इतनी नई चीज़ है, इस वजह से ये दवा इतनी महंगी है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये इसकी प्राइसेस कम हों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज़ मिल के ये इंश्योर करें कि जिस तरह और अमराज जिस तरह हेपेटाइटिस सी है जिनकी दवाएं अब हमें मुफ्त मिल जाती हैं पाकिस्तान में, उसी तरह ये भी दवाएं बहुत ही कम कीमत पे या मुफ्त जो हैं बच्चों के लिए मौजूद हों। तो अभी आप चूँकि ओबियसली आप स्पेशलिस्ट हैं, आप इसका इलाज कर रहे हैं, इतना ये नाजुक मसला है। यू मस्ट बी वन ऑफ द फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि इसको ट्रीट कर रहे होंगे आई बिलीव। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि इसकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा है, जो पाकिस्तानी हमने अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ 2.1 मिलियन US डॉलर्स बताई है, उसको कम किया जा सके? क्या नोवार्टिस के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई मैकेनिज्म है आपके माइंड में इसका? देखिए मैकेनिज़म्स हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं उन्होंने बहुत ज़ाहिर है बहुत इन्वेस्टमेंट किया होता है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे R&D कहते हैं की होती है यहाँ तक पहुँचने तक। मसला क्या है कि ये मर्ज़ जो कि जेनेटिक मर्ज़ होते हैं बैरूनी मुल्क में रेयर डिजीज़ समझे जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रेयर नहीं होते, आम होते हैं। तो ये रेयर डिजीज़ की जो ड्रग्स होती हैं उनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हमें किसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कन्विंस करना है कि हमारे जो मरीज़ हैं जो कि साउथ एशिया में हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, ये सारे जो ममालिक हैं जहाँ ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ों को आउट ऑफ पॉकेट या ख़ुद अपने पैसे देने पड़ते हैं दवाओं के लिए। बाहर के ममालिक में या तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फ्री इलाज करती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। यहाँ गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इन चीज़ों को कम करें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। एक और चीज़ मैं कहता चलूँ कि देखें ये दवाएं जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस मर्ज को होने से रोकना है और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। मेरा अगला सवाल भी डॉक्टर साहब यही था
कि जिस तरह से हम कज़न मैरिजेस की और बहुत सारी रीजन स्पेसिफिकली हमने कज़न मैरिज को डिस्कस किया, हमें इस हवाले से भी तो अपने लोगों को एक आगाही देनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दीगर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व आ जाते हैं जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, उस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दीगर मामला, तो उसमें मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हम लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इस मेडिसिन से इलाज हो जाएगा, क्या फर्दर उसमें जो रिकवरी है वो बिल्कुल 100% है और उसमें मजीद किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को? जी शुक्रिया। ये दवा जो है ये एक ही दफ़ा मिलती है। इसकी अनोखी बात यही है कि एक सिंगल डोज है। इस वजह से ये इतनी महंगी भी है क्योंकि एक ही दफ़ा लगती है और फिर कारामद रहती है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी मिल जाए। जो आपने दूसरी बात की कज़न मैरिजेस की, जाहिर है ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इसको सेंसिटिव तरीके से ही लेना है। हमारा मेन मकसद है कि हम एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करें। मेरा ख्याल है कि किसी का कोई हक नहीं बनता कि ये कहे कि फ़लाँ से फ़लाँ की शादी होनी चाहिए या नहीं। आप कम्युनिटी में एजुकेशन ये स्प्रेड करें कि ये अमराज होते हैं, वालिदैन कैरियर हो सकते हैं, उनको कभी भी इसका इल्म नहीं होगा। थैलेसीमिया एक ऐसा ही मर्ज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारी मुल्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके प्रोग्राम शुरू हुए हैं, थैलेसीमिया का टेस्ट हो जाता है और बहुत सी जगहों पर जो है वो शादी से पहले इसको टेस्ट करने की बात की जाती है। उसी तरह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA का भी टेस्ट मौजूद है, उसका भी टेस्ट हो सकता है और इस तरह की बहुत दीगर बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो नजर आए बच्चे में, कतई कलामी की माजरत, तो टेस्ट करवाना चाहिए फौरन स्पाइनल SMA? हाँ, देखिए जो बच्चे का टेस्ट है वो तो जाहिर है उस वक्त होगा जब बच्चे के अंदर कोई अलामात आए। जो बच्चा आमतौर पे गर्दन पकड़ता है 6-8 हफ्ते पे, बैठना शुरू करता है 4-5 महीने पे, डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास ना हो, वक्त पे ना, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, बट इट्स सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू डॉक्टर केमानी। आप एक उम्मीद की शम्मा आपने रोशन की है और ये क्रेडिट आपको जाता है। न सिर्फ आप इस मरज को ट्रीट कर रहे हैं बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह बात करते रहेंगे फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। डॉक्टर सलमान करमानी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बात करते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारी मेहमान है शम्मा बाकिर, जिन्होंने पसूकून सर की 2021 में, पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र माउंटेनियर और ऐसी को पैमा है जिन्होंने पहला पहाड़ी पसूकून सर किया, जो कि टेक्निकली बहुत ही मुश्किल पहाड़ है। उसमें वर्टिकल्स हैं, बहुत सारी अमूदी चढ़ाइयाँ हैं, आइस क्लाइंबिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है, रॉक्स जो हैं वो लूज हैं, मतलब बहुत टेक्निकल किस्म का पहाड़ है। और वो शम्मा बाकिर ने ये फैसला किया कि उन्होंने पसूकून सर करना है और उन्होंने कर लिया। जोशी की टीम का हिस्सा थी और इसमें 2 ख़वातीन थी जिन्होंने पसूकून को सर किया। शम्मा बाकिर हमारे साथ हैं। आज हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि शम्मा ये बताइए कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो अगर को पैमा बनना चाहें, माउंटेनियर बनना चाहें, तो वो क्या मराहल हैं, उनको किस तरह, मतलब उनको किस तरह की तरबियत हासिल करनी पड़ेगी? थैंक यू सर मुझे यहाँ इनवाइट करने की। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर वो अपनी इस डाउन एरियाज़ में नहीं कर सकती, जैसे कराची हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ नहीं कर सकती, तो उनको मूव करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे वो फ्री टाइम के लिए वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान की सैर कर लेते, तो उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि अल्पाइन क्लब के मेंबर्स ट्रेनिंग कराते हैं, पाकिस्तान यूथ आउटरीच कराते हैं, शिमशाल गाइड्स कराते हैं, तो उनसे वो लोग इस्तिफ़ादा करके उनकी एक वीक की जो ट्रेनिंग है उनको हासिल करें। और साथ में जो ट्रैकिंग सिस्टम है, गाड़ी पे तो चल के ये मुमकिन नहीं हो सकती है, अगर वो ट्रैक करे छोटे छोटे आइक्स कर तो, या बहुत सारे आजकल गर्ल्स ने गाइडिंग स्टार्ट की है, वो तो उनसे राबिता करे, उनसे अगर मशवरा ले ले तो आई थिंक वो बेटर होगी उनके लिए। शम्मा, हमने देखा स्पेशली ये जो मिनी 9/11 हम पहले देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा बोल्डर क्लाइंबिंग की जाती थी, यानी जो आपके शिमशाल की तरफ भी और इधर चिलास वाली साइड पे जहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, तो उन बोल्डर्स को क्लाइंब किया जाता था। तो उसमें ये होता था कि चलो आपने बोल्डर क्लाइंब भी कर लिया, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ गई, खुशी भी हो गई, और साथ थोड़ा सा आपको क्लाइंबिंग का थोड़ा सा आइडिया भी हो गया, और वो ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और इस तरह का था। ये भी किया जा सकता है कि शौक पे शुरू में आप बोल्डर क्लाइंबिंग को थोड़ा सा करें कि आप जो बड़े बोल्डर कोई भी आपको नजर आए तो उस पर आप उस पर इस तरह चढ़ना शुरू कर दें, रॉक क्लाइंबिंग करें, और फिर
कोई और बोल्डर मुंतखब करें, तो ये भी एक तरबियत का अच्छा हो सकता है सोर्स। क्लाइंबिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए कोई सीज़न मुकर्रर नहीं है। आप अगर समर्स में अगर आपको आइस नहीं मिलता तो आप कहीं पे रॉक, क्योंकि आप अपने बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। अगर विंटर में आते हो तो विंटर में आपको आइस मिल सकती है, तो आइस को आप फॉलो करें तो तकरीबन सेम कुछ चीज़ें उसके अंदर सेम है। जैसे आप झूमर यूज़ करते हो या रिपेलिंग, आप बेसिक चीज़ें वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, ये इक्विपमेंट महंगा है? इक्विपमेंट बहुत महंगा है, क्योंकि हमारे इनकम लेवल इतना नहीं है कि हम उसका एफोर्ड कर सकते हैं। हम एक दूसरे की यूज़ ज़्यादातर करते हैं। मोस्टली हमारे गांव के अंदर एक्सचेंज बहुत होती है। इसमें ऑफ कोर्स क्वालिटी का भी होगा, और आप कम से कम इतनी बड़ी एक्सपीडिशन पे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, और जब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो जो ए क्लास होगी इस इक्विपमेंट की डेफिनेटली वो बहुत महंगी होगी। महंगी तो है, क्योंकि हम नहीं, मैंने आपको नहीं बताया कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमें अगर एक नज़र अपनी पास्ट पे डालना चाहिए कि उन लोगों ने फिर किस तरह अचीवमेंट लिया जिनके पास कुछ भी ना थी, और उन्होंने बड़ा मांग के बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके अचीवमेंट। हमारे लिए फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है कि हम लकी भी है कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ बहुत है अगर इस फील्ड में जो भी आता है तो ये कमाल सोच है आपकी। देखिए आपके ही आबाओ अजदाद जो हुंजार नगर में और गिलगित में और बहुत सारी जगहों पे जो पुराने कुल है, ये वाटर चैनल्स निकले हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाटर चैनल हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि ये बहुत कदीम है और ये मारखोर की सींगों से निकाले गए। तो इमेजिन कि इतने तवील दुनिया के वाटर चैनल जो हैं मारखोर की सींगों से, या इस तरह का कोई मेटल उनके पास उस वक्त नहीं था तो उन्होंने वो वाटर चैनल्स निकाले। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि उस वक्त उन्होंने अगर वो इस तरह कर सकते थे तो हमारे पास तो खैर उस हिसाब से तो बहुत ही सहूलियात है। मुझे ये बताइए कि माउंटेनियरिंग जो है वो कितनी परसेंटेज में बता दें कि एक तो फिजिकल एफर्ट और फिजिकल टफ होना है और आपको मजबूत होना है, दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग होना। इसमें मेंटल जो गेम है या मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कितना किरदार अदा करती है? मैंने जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है 80% आपकी मेंटेलिटी पे है। अगर आपके माइंड प्रिपेयर है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जितनी भी स्टेमिना क्यों ना हो, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर मेंटली तैयार नहीं हो तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल। जैसे कि रिपेलिंग है, अगर जब तक आपकी माइंड तैयार नहीं, ऊपर जाने इजी होते हैं, जब नीचे आने होते तो बंदे को ऑटोमेटिक ही डर लगती है। तो उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना, तो वहाँ से पता चलता है कि आपको मेंटली तैयार होना है। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि ये जो जब आप ऊपर जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ यानी आपने रोप्स वगैरह लगाना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं, इसके लिए हर माउंटेन, आप 10-12 बंदों की टीम थी आपकी? जी सर। तो हर बंदा जो है वो एक ही सतह का एक एक्सपर्ट होता है रोप्स को लगाने का, या इसमें डिफरेंट लोग जो हैं उनकी डिफरेंट स्किल सेट होता है? डिफरेंट स्किल सेट होता है, और फिर एक टीम की तरह आप ऊपर जाते हैं? अच्छा, ऐसे ही होता है। तो आपका क्या था, जो ज़्यादा एक्सपर्टी आपकी किस चीज़ में? हमारे टीम के अंदर ये था, जो टीम लीड कर रहे होते थे वो लोग रॉप्स और ये चीज़, लेकिन आपको खुद भी जानना बहुत मस्ट होती है, क्योंकि सेफ्टी तो आपने खुद चेंज करना है, नट्स लगाना आपने खुद है, या फिर आपने सम टाइम ऐसे भी होता है कि किसी की हेल्प करना होता है आगे पीछे, तो उस चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है, तो उसके लिए आपको उस चीज़ को पहले जानना बहुत मस्ट है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको कुछ खबरें पाकिस्तान यानी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आ रही है। नायला कियानी आप जानती होंगी, उन्होंने भी किया है, तो आपको डेफिनेटली खुशी होती होगी कि चलें ठीक है। गिलगित शिमशाल तो है ही एक एक ऐसा जगह है जहाँ पे समीना बेग से लेके बड़ी बड़ी माउंटेनियर्स, बड़े बड़े माउंटेनियर पैदा हो रहे हैं। फिर फुटबॉल में आप लोग बहुत आगे हैं, तकरीबन हर शोबे में आप लोग बहुत आगे। लेकिन अब आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिस तरह नायला कियानी ने पहले अटेम्प्ट भी उन्होंने 8000 किया और उन्होंने कर लिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्पोर्ट्स दूसरे स्पोर्ट्स से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि 99% आप रिस्क के साथ खेल रहे होते हैं। तो जब ख़वातीन इस फील्ड में आते तो मुझे तो ज़ाहिर बात है खुशी हो रही है कि हम ख़वातीन भी कर सकते हैं। तो अब ये बताएंगे जो शिमशाल में या हुंजा में अगर कोई ख़वातीन आना चाहें छुट्टियों में, जिस तरह आपने कहा है कि जिस तरह समर वेकेशन पे आते हैं, और उस मुख्तसर वक्त में अगर वो कुछ तरबियत हासिल करना चाहें आपसे, तो आप देंगी? बिल्कुल। मैं जैसे कि जोशी साहब नहीं है, उनकी तरबियत होती है, और मैं भी उनके साथ जाके गर्ल्स को, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको ट्रेन करते हैं अपने इलाके की, तो मैं उनको भी वेलकम कहना चाहूँगी। अगर कोई हमसे सीखना चाहते हैं तो वेलकम। अपनी बच्चियों को और बेटियों को एम्पावर्ड करें, यही शमा बाकिर का जो है मैसेज है, यही शिमशाल का मैसेज है आपके लिए, और यही पूरे पाकिस्तान का मैसेज है आपके लिए।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। एस्प्रेसो पिलाते हैं मींस कॉफी ओवर अ कप ऑफ कॉफी में, और आज हम आपको मिलवा रहे हैं जानू सुन जरा गाने वाले अनवर रफी साहब से। हिना न्याजी उनके साथ हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टीवी की एक छोटी सी दुकान से टीवी की रंगीन दुनिया में कदम रखने वाले एक ऐसे गायक जिन्होंने 90 की दहाई में अपनी सुरीली और मीठी आवाज़ में एक ऐसा गाना गाया जिसका नाम है जानू सुन जरा, और इस गाने के बाद तमाम लोगों को अपना दीवाना बना डाला। जी हाँ, गाने के बोल सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं लेजेंडरी सिंगर अनवर रफ़ी साहब की बात कर रही हूँ। आइए चल के उनसे बात करते हैं, कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं और जानते हैं कि आज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है? आप जब उठते हैं क्या रूटीन है? क्या खाबे शाबे खाते हैं? प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं? जी सुबह का मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह पहले उठ के नमाज वगैरह अदा करते हैं, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देते हैं माशाअल्लाह। उसके बाद फिर वॉक पे चला जाता हूँ, वॉक से आके फिर मैं रियाज पे बैठ जाता हूँ, रियाज करता हूँ। उसके बाद फिर हम नाश्ता करते हैं। बाज़ वक्त नाश्ता जो है वो पाए का भी होता है, बाज़ वक्त यानी मुख्तलिफ। अच्छा सर, थोड़ा सा हम शुरू करेंगे आपके बचपन से, हम आएंगे। बचपन में कैसे थे? क्या आप शरारती थे? पढ़ाई वगैरह का शौक था? क्योंकि यूजुअली जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं, एक्टिंग में होते हैं, सिंगिंग में होते हैं, पढ़ाई में कहा जाता है इतने अच्छे नहीं होते। आप कैसे थे स्टूडेंट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अच्छा। एक्टिविटीज़ उस वक्त भी हमारा एक पीरियड होता था स्कूल में, क्या कह सकते हैं आप, वो गेम्स या एक्टिविटीज का, गेम्स वगैरह भी होता था, म्यूजिक का भी होता था। तो मैं गेम्स में जाता ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा शौक जो था ना वो म्यूजिक का था मुझे। बचपन से ये इननेट चीज़ होती है, इनबिल्ट एक चीज़ होती है। जी, जी, बिल्कुल, और टाइम के साथ साथ आपने उसको पॉलिश किया। जीन्स में था ना मेरे वालिद साहब भी। बिल्कुल जी, मेरे वालिद साहब। सर हम ये जानना चाहेंगे कि टीवी की एक दुकान से आप टीवी की रंगीन दुनिया में कैसे दाखिल हुए? इस स्टोरी के बारे में बताएं, बहुत सारे देखने वालों को आपकी ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। मेरे बड़े भाई अफजल नागी साहब जो दुनिया में नहीं रहे, वो सबसे मेरे बड़े भाई थे। वो रेडियो टेलीविज़न की उनकी वर्कशॉप थी। अच्छा। तो अक्सर औकात, क्योंकि बचपन में सबसे छोटा था मैं, मुझसे छोटा एक और है, लेकिन वो मैं ज़रा ज़्यादा तवज्जो मेरे वाले साहब की मेरे पे ज़्यादा थी तवज्जो, क्योंकि उनके माइंड का बंदा था ना मैं। हाँ जी। बचपन से ही तो तोतली ज़बान में भी मैं गाता आता था, तो वाली साहब बड़ा खुश होते थे इस बात पे। तो मेरी तवज्जो उस म्यूज़िक की तरफ देख के ना, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दिन पूछा कि यार कोई गाना तो सुनाओ। अच्छा। तो मैंने नहीं सुनाया। क्यों? बस थोड़ा सा झिझक थी ना, डरता था बस। तो इत्तेफाक की ये बात है कि उन दिनों में मेरा मुलाकात हो गई किसी के वसासत से। मास्टर फिरोज गिल साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हुए म्यूज़िक के मामले में, भाई लाल के शागिर्दों में से। तो वहाँ मेरा बैठना हुआ एक मरतबा, फिर मैंने अक्सर जाना शुरू कर दिया। वो मुझे कहते थे कुछ सुनाओ, मैं सुनाता नहीं होता था, मैं सिर्फ सुनता था। मैंने 10 साल सिर्फ म्यूज़िक को सुना है कि कोई कैसे गाता है, रफ़ी साहब कैसे गा रहे हैं, फलां बंदा कैसे गा रहा है, फलां बंदा कैसे गा रहा है। ऑब्जर्व किया सारा, सुनने के बाद फिर एक महफिल में ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ एक नगमा गाया। यानी मेरे दौर में एक पीछे इंतकाल हुआ है आसिफ जवेद मेहदी साहब का। उनका गाना था रब्बा सजना दा मेल कराते कल्याणी दिल लगदा। यानी वो दौर था अफशा बेगम का, मेहदी हसन साहब का, परवेज़ मेहदी साहब का, गुलाम अब्बास साहब, ये सारे सीनियर मुझमें बहुत सीनियर थे, तो हमारे उस्तादों में से हैं ये। तो उनका गाना वो मैंने सुना, तो मैंने वो सुन के एक महफिल में मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। तो उस मासूफ ने जिसके घर गाया, उसने टेप रिकॉर्ड में उसको रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि जब आप किसी से कोई बात करते हैं या किसी के मुतालिक सोचते हैं, तो वो बात उन तक आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता पहुंच जाती है। ऐसे ही है। इसी तरह ही वो गाना जो है ना, वो सुनते किसी तरीके से मेरे वालिद साहब के पास 2 माह बाद पहुँच गया। अच्छा। तो मेरे एक बड़े भाई थे अशरफ नागी साहब, वो रेलवे हेडक्वार्टर में मुलाजिम थे। तो उनको शौक़ था वालिद साहब के बाद गाने का, क्लासिकल सीखते थे जी फारूक साहब से। तो
किसी ने मेरे वाले साहब से कहा कि आपके बेटे को सुना बड़ा अच्छा, तो मेरे वाले साहब ने कहा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। वो समझ रहे कि शायद अशरफ नागी। हाँ जी। तो 2-3 मरतबा ऐसा उनको पता चला, उन्होंने कहा नहीं ज़ाहिर है सीख रहा है, वो अच्छा ही गा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, एक बंदे ने कहा कि नहीं वो आपके छोटे बेटे ना, वो सबसे जो अनवर, उसको सुनाए हो। कहते हैं उसको कैसे सुन लिया, उसने तो कभी सुनाया ही नहीं मुझे आज तक। अच्छा। फिर वो मेरे बड़े भाई और उन्होंने मुझे बिठाया, कहते यार तुम्हारा गाना सुना है वो तुमने गाया। मैंने कहा कहते वो सुनाओ ज़रा मुझे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि नहीं यार सुनाओ, अब्बू हैं यार हमारे, आपको शौक गलत भी होगा तो बिल्कुल शौक है आपको ना गाने का। कहते हैं हाँ कुछ बनना चाह रहे हो। मैं कहना हाँ मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रहा हूँ। मुझे चूँकि शुरू से मेरा स्कूल ऑफ थॉट मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो है ना वो मेरी गुड लक ये है कि मेरे वालिद मोहतरम के उस्तादों में से, बिल्कुल मेरे वालिद साहब भी उनके एक उस्ताद हैं, यानी उनके उस्तादों में से मेरे वालिद साहब भी एक उस्ताद हैं। और आपको भी उनकी शागिर्दी का एजाज़ हासिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने अब्बू के साथ उधर इंडिया में गया था ना, वहाँ जाके शागिर्दी हुआ। सर थोड़ा सा हमारे देखने वालों को गुनगुना कर सुना दें ये जानू सुन जरा जो गाना है, जो वैसे तो आपके सारे गाने इतने पॉपुलर हैं। जी बिल्कुल, ये वाला सुना दें। जानू सुन जरा पल के तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू, तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जवां। वाह। सांसों में बसा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, क्या बात है। जानू सुन जरा। जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग। थैंक यू। जानू सुन जरा जब मेरा ये, मुझे नहीं पता, एक फ़ोन रात को जब आया 12 बजे के करीब, तो मैंने फ़ोन उठाया तो अहमद अशरफ साहब आगे बोले कि अनवर साहब की कर रहे हो। मैं कहा भाजी सुता उस सुते हो, थोड़ी किस्मत जाग पई है। मैं कहा भाजी हुक्म करो। भाजी की मतलब ऐसा। माशाल्लाह से आपने गाने गाए, अपना आपका फेवरेट कौन सा है गाया हुआ गाना जो आपने गाया आपका अपना फेवरेट है? होता पता क्या है, मिसाल के तौर पे 6 बच्चे हैं आपके, 6 बेटे हैं, जैसे हम 6 भाई थे। हाँ जी। तो जो अपनी मर्जी का बच्चा हो ना, हाँ जी, उस पे तवज्जो भी ज़्यादा होती है और प्यारा भी वही लगता है। सही है। चूँकि मुझे इस गाने ने पूरी दुनिया में उड़ान दी, जानू सुन जरा ने। हाँ जी। तो ये जाहिर है मुझे ये गाना अच्छा लग रहा है। मोस्ट फेवरेट गाना ये हो गया। वैसे तो बड़े बड़े अच्छे अल्लाह पाक ने मुझे, यानी मेरी खुशबख्ती ये भी है कि मलका तरन्नुम नूर जहान जी के साथ भी मैंने तकरीबन 20s के करीब गाने, 2 गाने की शक्ल में गाए। उसके बाद फिर महनाज बेगम, यानी तुबरकर, इन बड़े लोगों के साथ भी गाया। सर जाते जाते हमारे देखने वालों को एक और गाना गुनगुना कर सुना दें। और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बड़ी मेहरबानी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं मेरे, लेकिन आज मुझे एक गाना याद आ रहा है जी। मौसीकार वजाहत अत्रे साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे। आमीन। तो उनका एक गाया हुआ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। पिछले कुछ दिनों से हमारा फोकस है और हमारी तरजीह भी है और ख्वाहिश भी है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हो। मुल्क भर में जो कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम है, पोलियो से फ्री पाकिस्तान है, ये ज़ोरों शोर से जारी है। और इस वक्त 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें पोलियो और विटामिन ए के जो कतरे हैं वो पिलाए जा रहे हैं ताकि इस मरज़ से छुटकारा हासिल किया जा सके। पाकिस्तान को जो पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब है, ये सब हम मिल के पूरा कर सकते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी। और इसमें सबसे अहम यही है कि इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करें। हमारे साथ डॉक्टर उजाला साहिबा मौजूद हैं जो कि WHO की पोलियो सर्विलेंस ऑफिसर हैं। आप पहले भी हमारे शो में देख चुके हैं। आज इस हवाले से हमने बिल्कुल हम बात करेंगे। डॉक्टर उजाला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उजाला, थैंक वेरी मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें इतना टाइम दिया। पोलियो फ्री पाकिस्तान के हवाले से हम बार बार अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। और साथ साथ हमारी जो पोलियो कैंपेन्स होती हैं, हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम आगाज़ में ही पोलियो के कतरे पिलाए जाने की इंपॉर्टेंस के हवाले से आपके
आप हमारे देखने वालों को जरूर बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, पोलियो जो है पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। अभी ये जो हमारे पाकिस्तान में इस साल सिर्फ एक केस आया है जो कि बहुत बड़ी सक्सेस है। सो यहाँ पे इस वक्त ये राइट टाइम है कि हम हर बच्चे को कतरे पिलाएं और मैक्सिमम एफर्ट करें, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े हम इतना क्लोज नहीं आए कभी भी अपने इसको मतलब खत्म करने के क्लोज नहीं आए। तो इस वक्त हमें चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को, जो बच्चा अभी बेशक आज पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है, 5 साल तक की उम्र के, मतलब 0 डे से लेके 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को हमने ये कतरे पिलाने हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम इस बीमारी को खत्म करें। ये लाइफ टाइम डिसेबिलिटी कॉज करती है और इससे बचना मुमकिन है। जब एक बीमारी मतलब इलाज इसका नहीं है, पोलियो हो गया जिस्म के जिस भी हिस्से पे हुआ, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हमारी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं। तो बेहतरी और सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप कतरे पिलाएं, बच्चा महफूज हो ताकि उसे वो बीमारी लगे ही ना। ठीक है, आप चूंकि बैनुल अक़वामी इदारे सेहत से मुंसलिक हैं और आपके डिजिग्नेशन से बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की रिसर्च होती रहती होगी, ऑन गोइंग एक प्रोसेस होगा जिसमें आप लोग मुख्तलिफ वजूहात जानते रहते होंगे। तो आपके ख्याल में, आपके इदारे के ख्याल में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो लोगों को बाज़ औक़ात जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते और फिर ओबियसली उनका बच्चा उम्र भर की माजूरी का बायस बनता है, और उन वजूहात को एड्रेस करने के लिए भी हमने डॉक्टर उजाला कोई काम किया है अभी तक या हमें करना चाहिए, तो वो भी आप तफवीज़ कर दें कि ये करना होगा हमें। देखिए, पोलियो जो है ये नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, एक हमारी दहशतगर्दी और दूसरा पोलियो। तो इसकी इम्पोर्टेंस में इसमें बहुत से मतलब सारी गवर्नमेंट की फुल ओनरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर ये प्रोग्राम रन करता है, और जो कुछ भी होता है वो नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम की उसमें गाइडलाइन में लिखा जाता है। बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिफ्यूज़ल हैं। सबसे पहले पंजाब के हवाले से हमारे पास बहुत कम रिफ्यूज़ल हैं। उसमें रिलीजियस रीजंस बहुत से लोग देते हैं। बहुत से लोगों को ये इशू है कि जी इससे बच्चे पैदा होने शायद रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पोलियो प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है अब तक जिन लोगों को कतरे मिले थे उनके भी आगे 2-2, 3-3 बच्चे हैं। तो इसका फैमिली प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कतरे मुकम्मल तौर पर हम ये बातें ऑन स्क्रीन तो बहुत अरसे से, मुझे याद है पीपल्स पार्टी दौर था उस वक्त से लेकर मेरी याददाश्त के मुताबिक, ये सिलसिला तो उससे पहले भी चल रहा होगा, हमने बड़ा इसको एग्रेसिवली हैंडल किया और हमने काफ़ी अच्छा काम करने की भी कोशिश की। फिर हेल्थ वर्कर्स को इंगेज किया, हमने एक अच्छा मैकेनिज्म भी बनाया, लेकिन हमने लोगों के जहन को क्लियर करने के लिए इन सारे खदशात जिनकी जानिब आप इशारा कर रही हैं, मुझे लगता है कि ऑन प्रैक्टिकल शायद हम लोगों की वो राय डेवलप नहीं कर पाए, या उस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे बुनियादी हेल्थ यूनिट्स को इस्तेमाल करते, मसाजिद के खतीबों को इस्तेमाल करते, या स्कूल्स को इस्तेमाल करते, प्राइमरी जो है वो मुझे लगता है कहीं पे हमने नहीं किया, जिसमें वालिदैन को या इलाके के गाँव के बड़ों को बुला के हम ये समझाते। इसकी कमी अब भी मुझे लगता है कहीं पे है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें हर सेक्टर के, हर बंदे के जिस भी तरह के फियर्स हों उनको एड्रेस करने के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। डिफरेंट इलाके हैं, वहाँ डिफरेंट तरह की अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जिस इलाके में जो इशू है उसके हवाले से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। हमारे पास अपनी अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के, मिस्र की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के फतवात भी मौजूद हैं। हमारे पास जो कम्युनिटी के डिफरेंट इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं पिला सकते कतरे, कोई माँ कहीं पहुंच नहीं सकती, इसीलिए तो ये एक दुनिया का जिसको कहना चाहिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ पे आपके डोर स्टेप पे आके, दरवाजे तक आके टीम आती है और कतरे पिलाती है। ये किया है तो फिर इसके बावजूद इसमें इबहम क्यों है? हम क्यों इसको क्लियर नहीं कर पाए? ये जो खदशात है जिनकी कोई बुनियादी वजह, आप देखें कि हम इतनी अच्छी स्टेट में हैं, वो इसीलिए हैं कि बच्चों को कतरे मिले हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। जो बच्चे कतरों से मिस हो जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो रिफ्यूज़ल ही हो। जैसे आप ट्रैवलिंग में हैं, मैं अभी इस शहर से निकली हूँ, दूसरे शहर में गई हूँ, वहाँ पे रास्ते में
कहीं पे ट्रैफिक में थी, बच्चे मिस हो गए, हालांकि हमारे बसों के अड्डों पर भी लगे होती हैं टीमें। तो इस वजूहात की वजह से बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से वापस यहाँ आया है, स्कूल में जब टीम गई तो बच्चा बीमार था, मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो हम इस वक्त की वजह से ठीक है। डॉक्टर साहब एक और पॉइंट जो हम अब आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली हमारे यहाँ नॉर्मली पेरेंट्स को ये कहा जाता है और ये होता है उनके दिमाग में, कहा तो नहीं जाता कि अगर हमने एक बार बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए हैं तो बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। हमें ये लोगों को बताना है कि जितनी बार पोलियो हेल्थ वर्कर्स आपके डोर स्टेप पे आए, हमें उन्हें बार बार कतरे पिलाने हैं, हमें उनको वेलकम अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी पोलियो की जो टीम्स होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो कह लें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे इलाकों में इस तरह के मसाइल हमें सामने आते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो 0 डेज से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चे को हर दफ़ा कतरे पिलाने हैं। ये कतरे जितने भी दफ़ा आप देंगे, मतलब वो आप बच्चे की जो एक्स्ट्रा दवाई है वो उसके स्टूल में एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक, तो इसका कोई मुज़र इफेक्ट नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। टीम के साथ कोऑपरेट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अब ठंड है, इतनी ठंड में अक्सर बच्चे स्कूल नहीं भी गए हुए, वो अंदर लेटे होते हैं, तो माएँ कोऑपरेट नहीं कर रही होती। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें कि वो टीम सुबह 7 बजे अपने बच्चे घर में छोड़ के आपके बच्चों को कतरे पिलाने के लिए आ रही है। तो इस चीज़ को हमें वो करना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती खींच खूंच के निकाल के रजाई में लपेट के तो कतरे पिला ही दूंगी। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उस टीम के साथ कोऑपरेट करें, उनकी एफर्ट भी देखें कि वो आपके घर तक आपके बच्चे को इस इतनी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए। हम तो ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल इसके ऊपर रोशनी डालें और ज़रूर बताएं कि अगर बार बार मुख्तलिफ पोलियो वैक्सीन की टीम्स बार बार आती हैं या डिफरेंट और वैक्सीन जो लगती हैं अमूमी तौर पे बच्चों को हिफाजती, उनकी टीम्स आपके पास आती है, तो लोग अक्सर ये कह के भी नहीं पिलाते कि हमने एक बार पिला लिए हैं या इतने कतरे बच्चों को पिला दें तो कहीं बच्चे किसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं। तो हमारी मुख्तसर इल्म के मुताबिक ये है कि जितने भी ज़्यादा ये डोजेज़ आपको दी जाती हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, वो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर ही करती हैं, उससे उनकी सेहत बेहतर ही होती है। ऐसा ही है डॉक्टर साहबा? बिल्कुल आपने सही कहा है। इसकी डोज बिल्कुल साइंटिफिकली सारी हेल्थ की गाइडलाइंस और पॉलिसीज को देख के बनाई गई है। ये कतरे एक्सेस में निकल जाते हैं, स्टूल में बच्चे के पॉटी में निकल जाते हैं, इसका कोई खतरा नहीं है, कोई इसके साथ हार्म नहीं है। इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा रिस्क कभी भी कोई नहीं लेता कि हम कोई गलत चीज किसी को दे दें। ऑब्वियसली सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उजाला, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि एग्जैक्टली कि जो बच्चे हैं या जिन बच्चों को आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं उनके लिए फॉर द लॉन्गर रन, उनके फ्यूचर कितना खतरनाक हो सकता है। गवर्नमेंट अपनी तौर पे कोशिश कर रही है, आप भी एक जिम्मेदार शहरी का होने का सबूत है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और जो हेल्थ वर्कर्स आपके दरवाजे पे आते हैं उनको अच्छे से खुशामदीद कहें। और जिस तरह डॉक्टर उजाला ने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने घर में अपने बच्चे छोड़ के आपके बच्चों को देखने आ रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। अभी उनको पानी वानी पिलाएं, मेहमान हैं वो आपके, और साथ बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे भी पिलाएं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ तालीम के मैदान की ही बात करते हैं। सेहत पे तो हम बात कर रहे थे, हमारा फोकस आप नोटिस करते होंगे एक्सप्रेसो में इन शोबों के ऊपर ज़्यादा रहता है रादर देन रीजनल नॉर्मल न्यूज़ आप देखते हैं। तो तालीम के अंदर जी आसान तरीका जो है, बच्चों को आसान तरीक़ा तालीम देने का एक फ़ैसला हुआ, जिसमें जो मुख्तलिफ जिसमें इदारे थे उन्होंने कोशिश की। इसमें तालीमाबाद पेश नज़र आया। तालीमाबाद एक गैर सरकारी इदारा है और इन्होंने बच्चों को तालीम देने के अमल में टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई। ये इनकी खूबी है। एक ऐसा निसाब तरतीब दिया जिसमें बच्चों को कार्टून्स और तस्वीर की मदद से पढ़ाया जाता है, और ये सिर्फ किताबों की सूरत में नहीं बल्कि कोर्स को डिजिटल करके भी पढ़ाया जाता है। इस निसाब पर मुश्तमिल एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है जिसे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बच्चों के वालिदैन के लिए भी तरबियती कोर्सेज बनाए गए हैं जहाँ इनको तरबियत दी जाती है और असातिज़ा की जो कारकर्दगी है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है, नज़र भी रखी जाती है। तालीमाबाद को इस काविश पर बैनुल-अक़वामी वाइज अवार्ड भी मिला है, जो हर साल दुनिया भर में तालीम के मैदान में काम करने वाले 6 अच्छे इदारों को दिया जाता है। बिल्कुल, वर्ल्ड इनोवेशन समिट एजुकेशन के हवाले से अवार्ड है और इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ सबीना अब्बासी मौजूद हैं, चीफ डिजिटल ऑफिसर तालीम। बहुत शुक्रिया
सबीना कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। सबीना, सबसे पहले तो आपकी इस काविश के हवाले से, इस इनिशिएटिव के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है और आप अब तक कितने बच्चों को इस जो कह लें मैकेनिज्म के थ्रू एजुकेशन दे चुके हैं। तालीमाबाद के हवाले से बेसिकली हमें बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया मुझे। तालीमाबाद का जो इदारा है, हमने उसकी ज़ाहिर मकसद यही था कि हम एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन लेके आएँ टेक्नोलॉजी के थ्रू और बेहतर हाई क्वालिटी एजुकेशन दें। और दूसरा मेन मकसद ये था कि बच्चे इंटरेस्ट लेके स्कूल में जाएं। आई एम श्योर काफ़ी लोग रिलेट कर सकते होंगे कि जब हम भी स्कूल जाते थे तो हम अक्सर कुछ से नहीं जा रहे होते थे, हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते थे तो हम उस पर क्वेश्चन करते थे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी टैकल करने के लिए हमने हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो एक तो उसमें लोकल एप्लीकेशन ज़रूर हम लेके आएँ, ताकि बच्चा ये सवाल ना कर सके कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। उसको अपने आसपास के माहौल से रेलिवेंट वो चीज़ लगे और फिर वो इंगेजिंग भी हो कि वो खुशी खुशी जाए स्कूल पढ़ने या ऐप के थ्रू पढ़े। हमने अभी तक जो है ऐप के थ्रू तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चों को रीच किया है। इसके अलावा हमारा ब्रॉडकास्ट में भी चलता है जिसके थ्रू ओवर 10 मिलियन बच्चों को हमने रीच किया है। अब हमारा स्कूल्स में भी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स के लिए और वहाँ पे भी हम टीचर्स और स्कूल ओनर्स और बच्चों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। माशाल्लाह। चैलेंजेस क्या रहे इस सारी सूरत हाल के अंदर? पहले क्या रहे जब आप लेके आ रहे थे और अब भी क्या चैलेंजेस हैं जिनको आप हमारे सामने रख सकते हैं? चैलेंजेस सबसे बड़ा तो यही है कि शुरू में भी जब टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में ज़ाहिर एक नई चीज़ थी जो एजुकेशन में आ रही थी, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस नज़र आती है। फिर इसको हम लोग, क्योंकि हमारा कंटेंट ऐप के थ्रू शुरू में जा रहा था, इंटरनेट इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं बना हुआ अभी तक, खैर वो तो इश्यूज हमें आ रहे होते हैं। सो उसको लेकिन जब कोविड आया था तब डिजिटल एजुकेशन एकदम से फोर फ्रंट पे आ गई थी। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे, उनके साथ हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन हुई थी। उस वक्त एकदम से द बेस्ट थिंग वाज कि पाकिस्तान में अगर स्कूल्स बंद हुए थे तो आपका लोकल कंटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल था, हमें बाहर से नहीं लेके आना पड़ा। तो वो आई थिंक सबसे अच्छी बात थी कि हमें स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ा था या बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था। हमारा लोकल कंटेंट अवेलेबल था जो गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया। हमारा ऐप में काफ़ी बच्चे आए, स्कूल्स में काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट किया। सही, ठीक हो गया। सितारा, ये भी बताइएगा सबीना, जिस तरह से आपने अभी ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे आपने कोविड स्पेसिफिकली दिनों में कहा, एक अवार्ड भी जिसके हवाले से वाइज अवार्ड हम ज़रूर जानना चाहेंगे। 6 इदारों को दिया जाता है दुनिया भर से, बैनुल-अक़वामी जो रिकग्निशन होती है। इसी हवाले से अपने इस अवार्ड को कि आपको किस क्राइटेरिया के ऊपर इस अवार्ड को दिया गया और बेसिकली इस अवार्ड का क्या पर्पज़ होता है? सो ये जो अवार्ड है अगेन दुनिया भर में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे अप्लाई करते हैं और इसका जो देने का क्राइटेरिया होता है वो आप देख रहे होते हैं कि कौन से इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं जो ग्लोबल एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। सो उसकी बेसिस पे फिर वो काफ़ी रिगरस इवैल्यूएशन होती है जिसमें वो आपके कस्टमर्स से बात करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स से भी उन्होंने बात की, बच्चों से भी, स्कूल्स से भी। और उसके बाद अगर उनको वर्थ नज़र आती है, उसमें उनको नज़र आता है कि हाँ ये इम्पैक्ट हो रहा है क्रिएट, फिर वो आपको सिलेक्ट करते हैं इस अवार्ड के लिए। जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, मैंने एक रिसर्च पढ़ी कुछ दिन पहले, आई गेस इट वाज सम अमेरिकन रिसर्च, मुझे एग्जैक्टली सोर्स उसका याद नहीं है, लेकिन उसमें उस रिसर्च के अंदर ये था कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों को डिजिटली पढ़ाते हैं दे आर लेसर इम्पैक्टफुल ऑन देयर ब्रेन एज कम्पेयर टू द थिंग्स जो कि वो बुक्स के ऊपर पढ़ते हैं। इनकी फिजिकल किताब पढ़ने का इम्पैक्ट ज़्यादा है उस इम्पैक्ट से जो आप डिजिटली किसी गैजेट से उनको पढ़ाते हैं। क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? आप डिजिटल ऑफिसर भी हैं, और अगर आप इवन मुत्तफ़िक़ होते हुए भी आपको लगता है कि उसके बावजूद समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कम अज़ कम पहुँच तो रहा है ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम, इस पर ज़रा इज़हार ख्याल कीजिए। जी जी, अच्छा, इस चीज़ पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिबेट है। जब हम डिजिटल पे शिफ्ट होते हैं, अब डिजिटल बुक्स भी आ गई हैं, इस पे भी बहुत बड़ी डिबेट है क्योंकि हार्ड कवर कॉपी, मतलब आई पर्सनली प्रेफर हार्ड कवर कॉपीज़। तो हम लोग जो है ना विजुअल सेंस को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप मतलब अगर खुद देखेंगे कि एक किताब आपके सामने हो या फिर एक टीवी पे आपके पास या कहीं भी एक विजुअल तरीके से आ रहा हो तो अटेंशन कहाँ ज़्यादा जाती है। सो एक ये चीज़ भी होती है, स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स अ सैड थिंग कि रीडिंग बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे जा रही है। तो हमने बेसिकली वही चीज़ पकड़ी थी जो बच्चे
कार्टून्स बहुत शौक से देखते हैं, तो हमने सोचा है कि अच्छा कार्टून्स बच्चे देख रहे हैं तो इसी में हम करिकुलम का कंटेंट भी डाल देते हैं कि वो एटलीस्ट देख रहे हैं कार्टून्स, खुश हो रहे हैं तो उससे एटलीस्ट पढ़ भी लें। सेकेंडली बुक्स का अगेन आई विल नेवर से कि हाँ उसे बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हमने विद इन तालीमाबाद भी बुक्स क्रिएट की हुई हैं बच्चों के लिए, मतलब और वो भी बहुत ज़्यादा टारगेटेड प्रोग्राम है। जो फिजिकल बुक्स हैं उनका इम्पैक्ट उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन डिजिटली भी आप ये नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट नहीं आता, इसका भी असर होता है। तो मेरा अगला फिर सवाल आपसे ये होगा कि ये कल्चर लाने के लिए, क्योंकि बहरहाल वक्त की ज़रूरत भी है और हमारे लिए मजबूरी भी हो गई थी कोरोना के अंदर, डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम है या इसको ऑनलाइन पढ़ाना, तो हम ऐसा क्या करें? आप जैसे इदारे बड़ी अच्छी एक मिसाल बन रहे हैं कि हम ये कल्चर ले आएँ, क्योंकि अभी तो आपका एक इदारा है ना, कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ इदारे अपने अपने तौर पर काम करें। गवर्नमेंट ने भी एक ऑनलाइन तालीम का निज़ाम शुरू किया था स्टेट टेलीविजन के ऊपर, एक कल्चर बन जाए कि हम रस्मी तालीम के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन लेके चलें, इनकेस अगर हमें एक और टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है किसी क्राइसिस टाइम के ऊपर। देखिए अब जैसे जैसे आपकी दुनिया आगे बढ़ रही होती है, नई फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आती हैं और फिर यस जब भी कोई नया इनोवेटिव तरीका इंट्रोड्यूस होता है शुरू में हमेशा रेजिस्टेंस होती है, वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, एक कर्व होता है, ठीक है, अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं और फिर उनको देख के बाकी सारे उस पर लैच ऑन कर जाते हैं। कभी कभार आपकी मजबूरी हो जाती है, जैसे एडटेक इंडस्ट्री कोविड से पहले भी थी लेकिन वो अनरिकग्नाइज थी सैडली, लेकिन कोविड के बाद एक रियलिटी बन गई और वी वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट इट, राइट। अब फिर काफी लोगों ने ये सवाल किया था उस वक्त कि हमें जरूरी है कि जब हम फोर्स होते हैं किसी चीज पे तभी अडॉप्ट करें, पहले जब थी वो अवेलेबल तब भी कर सकते थे हम। तो आई थिंक बस आप आई थिंक माइंडसेट थोड़ा ओपन रखने की जरूरत है कि अगर एक नई चीज आ रही है तो उसको आप टेस्ट जरूर करना चाहिए जस्ट टू सी के उससे क्या बेनिफिट आ रहा है। और अब तो आई थिंक इट्स सच अ बिग रियलिटी कि हम वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये भी सवीना बताएगा, आपने जिस तरह से अभी हम इंट्रो में भी बता रहे थे कि आप पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है उन इलाकों में अपने बच्चों को इस ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लाना। पेरेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन जो आम फहम हो, लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, इस्तेमाल के लिए उनकी समझ में आए, वो कितना बड़ा चैलेंज था और उसको आपने किस तरह से केटर किया? तो हम बेसिकली देखिए मोबाइल फोन्स हमारे पास काफी अरसे के आए हुए और अब तो होता है ना कि बच्चे के हाथ में से मोबाइल फोन ही आता है और वो इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि खुद ही सारा कुछ सीख लेते हैं। अभी अगर आप आजकल के बच्चों को देखेंगे तो और उसी को हमने लेवरेज किया था कि अच्छा मोबाइल पे बच्चे खेल रहे हैं तो उसी पे हम डाल देते हैं। स्पेसिफिकली पेरेंट्स की हमारा ये ऐप थी, जनरली हमने बच्चों के लिए ही बनाई थी, बट हाँ उससे हमने ये चीज़ ज़रूर देखी थी कि पेरेंट्स भी इसको साथ साथ देख रहे होते थे और उनकी तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया था हमें, जिसमें क्योंकि हमने जो कंटेंट क्रिएट किया है ना ये मोस्टली उर्दू में ही है। इट्स और उसकी रीजन ही यही थी कि हमारा पॉइंट ये था कि पहले बच्चों को समझ आएगी कॉन्सेप्ट की, फिर हम उसको लैंग्वेज स्किल्स सबीना ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या ऑडिबल भी है, मतलब ऑडियो कंटेंट भी है इसके अंदर, सुन भी सकते हैं? ये वीडियो कंटेंट है बेसिकली। तो आप जी सो जो ऐप में है ना वो सारा वीडियो कंटेंट है। वीडियो कंटेंट के साथ असेसमेंट्स भी हैं, मतलब गेमिफाइड असेसमेंट्स हैं कि हमने जैसे 5 मिनट्स की वीडियो देखी है उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो भी एक एड होता है, लर्निंग एड होता है बेसिकली। बहुत अच्छा ही आपका प्रोजेक्ट है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे और प्रोजेक्ट्स आने चाहिए और आप भी इसके अंदर मजीद ओबियसली वक्त के साथ जब इनोवेशन लेके आएंगे तो ये मजीद मुअस्सर होगा जैसे कि आप बता रही हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर द वाइज अवार्ड जो कि आपको मिला है। कीप अप द गुड वर्क, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, जो कि हम सब की समाउ प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ एक नेशनल ड्यूटी भी है कि हमने इस मैदान में आगे को लेकर जाना है। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ सबीना साहिबा मौजूद थी तालीमाबाद से, जो कि अपने इस वेंचर के बारे में बता रही थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। अब जिक्र करते हैं अजीम दानिश्वर, सूफी, शायर, फिलोसोफर। तबर्रुकन याद करते हैं तो हम उन्हें याद कर रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे माशरे में जो मौलाना रूम को फ़ारसी में पढ़ सकते हैं और कितने लोग हैं जो उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ सकते हैं और कितने लोग हैं जिन्हें ये शौक़ होगा कि वो उसको अंग्रेज़ी में पढ़ लें। फ़र्ज़ कीजिए कि लोग ये कोशिश करें कि फ़ारसी में भी पढ़ लें, उर्दू में भी पढ़ लें, अंग्रेज़ी में भी पढ़ लें, मगर आपके माशरे में गुंजाइश कहाँ है
कि उनके ख्याल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। जो माशरा इंतहाई शिद्दत का माशरा हो, उसमें मौलाना रूम जैसी नर्म गुफ्तार और सुबुक रफ्तार फ़िक्र की कितनी गुंजाइश रह जाती है। मौलाना रूम जज्बाती सोचने वाले नहीं हैं, उनको तो बहुत ठहर ठहर के समझने की ज़रूरत होती है, और हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। आपने बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, तबर्रकन याद करते हैं। मशरिक के बजाय हम अगर देखें तो मगरिब ने मौलाना रूम की जो तालीमात हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी वजह हमें बताइए, आपके नज़दीक क्या है, तो आप क्या बता पाएंगे? मगरिब जानना चाहता है मशरिक को, और जब मशरिक को जानना चाहेंगे तो उन जहनों को समझना चाहेंगे जिन्हें आप कहते हैं कि वो जहन साज लोग थे। हमारे यहाँ तो आप देखिए तो जो इस वक्त आपके यहाँ राय का मौसम है, उसमें तो मौलाना रूम की बहुत गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम तो अहले तरीक़त को, जो सूफियाँ हैं, उनको उस मकाम पे देखते ही नहीं जिस तरह हम अहले शरीयत को देखते हैं। ये लोग तो बात करते हैं इंसान को इंसान से मिलाने की, ये लोग बात करते हैं इंसान की फ़िक्र को आगे बढ़ाने की, ये लोग बात करते हैं सवाल करने की इजाज़त देने की, ये लोग बात करते हैं जुस्तजू करने की, ये लोग कहते हैं कि खुदा के पैगाम को इंसानों की ज़िंदगी में अमल के तौर पर शामिल होना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा अहमियत क्या हो सकती है? मगरिब ने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की से सुकून नहीं मिलता, तो वो सुकून ढूंढने कहीं निकले, और उनमें उन्होंने मशरिक़ और मगरिब दोनों के फ़लसफ़ियों का, सोचने वालों का, शायरों का, साहिबान फ़िक्र का मुताला किया। उन्हें उसमें गुंजाइश नज़र आती है ज़िंदगी को एक सब्र और सुकून से गुजारने की। हमारे पास बर्दाश्त नहीं रही तो हम मौलाना रूम को कैसे पढ़ें? बात आपने की रॉक साहिबा। साथ साथ अगर हम बात करें मौलाना रूमी के इल्म अफ़कार के हवाले से, इसको कैसे समझा जाए, इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए? पहली बात तो यह है कि हम उनको पढ़ सकें, दूसरी बात यह है कि अगर पढ़ लें तो समझ सकें, तीसरी बात यह है कि आपके माशरे में आपके साहिबान इख्तियार और इख्तिदार आपको ये इजाज़त दें कि आप जो वो कहते हैं उस पर अमल कर सकें। उनकी ज़िंदगी में इंसाफ, मसावात, अदल और इंसान की इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान की तौक़ीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम तो बटा हुआ माशरा है, हम तकसीम किया हुआ माशरा है। मौलाना रूम तकसीम किए हुए माशरे को नहीं मानते, वो ज़िंदगी को एक दूसरे रुख से देखते हैं, और वो रुख जो है वो सिर्फ अखलाक़ी है, और हमारी समझ में नहीं आता कि दुनिया में हो के भी आदमी दुनिया से अलग रह के कैसे ज़िंदा रह सकता है। बहुत बहुत टू द पॉइंट आप हमें आगाह कर रही हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बातें ओबियसली डॉक्टर साहिबा। मौलाना रूम ने जो मसनवी लिखी है, मौजूदा दौर में हम इसके तर्जुमे तो हुए हैं, अगर और ऐसा कहें कि इनको हिकायात कहा जाने लगा, और असर हाजिर में इसकी अहमियत और अफादियत कितनी है जो लोग समझते हैं उनके लिए, उनके नज़दीक तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से बताइए कि इसकी क्या अहमियत है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरी का बाइस बन सकती है। मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, फ़ारसी ज़बान में कुरान लिख दिया है। वाह वाह। उसमें से लोगों ने छोटे छोटे वाक़यात को निकाल कर नस्र में लिखा, जिनकी हैसियत बड़ी हद तक अखलाक़ी है। और जब मैं अखलाक़ी कह रही हूँ तो मौलाना रूम उठने बैठने और खाने पीने के आदाब नहीं बता रहे हैं, वो सोचने, समझने, महसूस करने, ज़िंदगी की तौक़ीर करने, इंसान की इज़्ज़त करने की बात कर रहे हैं। इसलिए उन हिकायतों में आपको वो रम्ज़, वो राज मिलता है जब इंसान एक दूसरे से नफ़रत की बजाय मोहब्बत कर सकता है। आज की नौजवान नस्ल के हवाले से अगर हम बात करें तो मौलाना रूम के जो फ़लसफ़ा है, उनका नज़रिया है, उससे कैसे फैज़याब हो सकती है? निज़ाम तालीम में फ़ारसी की गुंजाइश नहीं, उर्दू की गुंजाइश नहीं, तो आज का नौजवान इन दो ज़बानों में तो मौलाना रूम को पढ़ नहीं सकता। तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी रह गई,
जिसके तर्जुमे बाहर से आते हैं, और वो हर किसी की दिलचस्पी की चीज़ नहीं है। देखिए, ये चीज़ें जो फ़ायदा उठाने की चीज़ें जिसे आप कह रहे हैं, ये फ़ायदा उठाने की चीज़ें नहीं हैं। ये ज़िंदगी में जज्ब करने की चीज़ें हैं, सोचने की चीज़ें हैं। हम हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में तोलते हैं। रूमी की शायरी इंसान को एक हीरा तराशने की सूरत बताती है। रूमी की शायरी इंसान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए गुजारती है। हम अल्लाह के हुक्म को कुछ और जानते हैं, जब वक्त आता है उस पर अमल करने का तो किसी और तरह अमल करते हैं। तो मौलाना रूम के यहाँ ये दो रुखी ज़िंदगी नहीं है। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हो सकता है कामयाब हो जाए। साहिबा, थैंक यू सो मच। जी चाहता है कि आप बोलती रहें और हम सुनते रहें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का और बहुत ही खुशी का बायस है, बहुत ही बरकत का बायस भी है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और वक्त देती रहिए ताकि आप की जो अफ़कार हैं वो कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हवालों से हम तक पहुँचती रहें। अल्लाह आपको ज़िंदगी भी दे। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर रही थी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी साहब की बात करते हैं, जिनकी आज बरसी है और उनको हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए हैं। कमाल अहमद रिजवी ने ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून के हर दिल अजीज़ किरदार अल्लन से शोहरत पाई। आज वो हमें मौजूद नहीं फिजिकली, लेकिन उनका फ़न जिंदा है। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में आज लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, कौम के एक और बेटे, हमारे हीरो, उनका 50वां यौम शहादत भी है। 1971 में आज ही के दिन आपने शहादत का दर्जा पाया और उन्हें फौजी आला तरीन एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब पीर के रोज़, लेकिन कल परसों हमारा बेस्ट ऑफ आप देख सकेंगे। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।